हेलो स्टूडेंट, गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था, जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक करंट, और उसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी कर लिया था। देन मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है, राइट हैंड थंब रूल स्टडी किया था। देन वो फोर्स अप्लाई करता है तो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में स्टडी किया था। एंड देन हमने साइक्लोट्रॉन मोशन का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था एंड साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर के बारे में स्टडी किया था। अब जो नेक्स्ट लेक्चर उसमें हम स्टार्ट करने वाले हेलिकल मोशन से। इससे स्टार्ट करने वाले हेलिकल मोशन। तो हेलिकल मोशन को सीखने के लिए बुक में आपको दिया गया है वो मेथड हम नहीं यूज करते, थोड़ा सा अलग समझाने के लिए मैं मेथड यूज करता हूं कि चलो हमारे फॉर्मूला जो हमने फोर्स का स्टडी किया था ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, क्या था हमारा फॉर्मूला? एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। करेक्ट है, ये हमारा फॉर्मूला था। वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड b इज अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब अगर हम इसका वेक्टर साइन हटा दे तो फॉर्मूला क्या आएगा? एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन किसके बीच का एंगल है? ये v एंड b, इन दोनों के बीच का ये एंगल। वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसके बीच का ये एंगल है। देन हमने दो कंडीशन स्टडी किए थे। फर्स्ट, व्हेन v एंड b इन अ सेम डायरेक्शन, व्हेन v एंड b इन सेम डायरेक्शन मीन्स ये दोनों क्या होंगे? पैरेलल टू ईच अदर। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो एंगल क्या होगा? तो थीटा इज इक्वल टू 0। दोनों में एंगल 0 होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में बी भी है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है। दोनों में एंगल क्या हो जाएगा? 0। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0 इज इक्वल टू 0। साइन 0 0 तो फोर्स क्या होगा? एफ एम इज इक्वल टू 0। तो ये कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या है? कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये जो पैरेलल कंपोनेंट है हमारा, ठीक है, ये हमारा कौन सा कंपोनेंट है? पैरेलल। हम वेलोसिटी का क्या कहेंगे? पैरेलल कंपोनेंट है। अगर वेलोसिटी पैरेलल में होगी तो ये कंडीशन होगा। सो तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ क्या है? 0 है। मैग्नेटिक फोर्स 0 है। तो अब ये क्या करेगा? मोशन को अफेक्ट नहीं करेगा। ये मोशन को अफेक्ट नहीं करेगा, या वेलोसिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये v इस केस में, अब हम दो वेलोसिटी, इसको मैं वही वही पैरेलल बोलता हूँ। v क्या बोलता हूँ? पैरेलल। ये पहले केस समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ फोर्स 0 अप्लाई हो रहा है। सेकेंड केस भी समझ लेते हैं, बाद में दोनों एक साथ स्टडी करेंगे। सेकेंड केस व्हेन v is perpendicular to b, v is perpendicular to b। अब v and b दोनों परपेंडिकुलर है, देन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो हमारा फॉर्मूला ऊपर पुट करो, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी। अब यहां फोर्स अप्लाई हो रहा है, सो इस फोर्स से क्या होगा? इस फोर्स से पार्टिकल सर्कल में घूमेगा। तो एफ एम ड्यू टू दिस फोर्स पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्योंकि ये फोर्स कहाँ एक्ट करता है? टुवर्ड्स सेंटर। ये फोर्स कहाँ एक्ट करता है? टुवर्ड्स सेंटर। जैसे ही चार्ज पार्टिकल एंटर होगा
मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो चार्ज सर्कुलर मोशन करेगा और एफएम का डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर होगा। फोर्स का होगा टुवर्ड्स सेंटर, ये एफएम है हमारा, टुवर्ड्स सेंटर, उसकी वजह से सर्कुलर मोशन होगा। उसकी वजह से क्या होगा? सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब दो कंपोनेंट, एक में फोर्स अप्लाई नहीं होता तो पार्टिकल स्ट्रेट मोशन में ही रहेगा इस केस में, और इस केस में सर्कुलर मोशन में ही रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं। ठीक है, कि सपोज हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हमने क्या किया है, एक सर्टन डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल है, ये हमारा चार्ज पार्टिकल है, वो ना पैरेलल डायरेक्शन में जा रहा है ना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ना पैरेलल डायरेक्शन में जा रहा है ना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो सर्टन डायरेक्शन में जा रहा है वी। कौन से डायरेक्शन में जा रहा है वो? वी, इस डायरेक्शन में जा रहा है विथ वेलोसिटी वी, विथ वेलोसिटी वी। ठीक है, ये समझ में आ गया। मैग्नेटिक फील्ड बी, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी है, ये वेलोसिटी है, दोनों में एंगल क्या है? थीटा, दोनों में एंगल क्या है? थीटा। तो अब क्या करते हैं, हम दो कंपोनेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये होगा वेलोसिटी का एक कंपोनेंट, और यहां होगा वेलोसिटी का दूसरा कंपोनेंट। ठीक है, दो कंपोनेंट आ गए वेलोसिटी के, एक को कहेंगे वी पैरेलल, तो यहां भी एंगल क्या होगा? थीटा, ये भी एंगल थीटा होगा। तो यहां से अगर हम कंपोनेंट फाइंड करेंगे तो ये कंपोनेंट होगा वी पैरेलल, इसे कहेंगे वी कॉस थीटा, और ये होगा वी परपेंडिकुलर, ये होगा हमारा वी परपेंडिकुलर, वी साइन थीटा। ठीक है, वी साइन थीटा। ये हमारे दो कंपोनेंट है वेलोसिटी के, ये हमारे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है। तो देखो, अगर हम इस दो कंपोनेंट को फाइंड आउट करते तो हमारे पास ये दो कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट समझ में आ गए। ठीक है, एक है पैरेलल कंपोनेंट, एक है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो अब अपने दो केस जो हमने स्टडी किए हैं वो देखते हैं, अभी इनको ही याद रखो सिर्फ। ठीक है, एक पैरेलल कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये है हमारा पैरेलल कंपोनेंट, और ये है हमारा वेलोसिटी का परपेंडिकुलर। चलो, वेलोसिटी का अगर हम पैरेलल कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं, हम पैरेलल कंपोनेंट देखते हैं, तो एंगल बिटवीन बी एंड वी, एंगल बिटवीन वी पैरेलल एंड बी कितना है? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो एफ एम बी क्या होगा? 0, एफ एम बी होगा 0। देखो पीछे हमने सॉल्व किया है, 0 डिग्री। तो अब ये कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, तो वी पैरेलल रिमेन कांस्टेंट। क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसी डायरेक्शन में वो मूव करता रहेगा पार्टिकल, इसी डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करता रहेगा। दूसरा, एंगल बिटवीन वेलोसिटी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड बी कितना है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो ये एंगल, मैग्नेटिक फील्ड और वी के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। सो इस केस में एफ एम का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया? क्यू वी बी। और ये क्या करता है? ये क्या करता है? बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर मोशन, ये क्या होगा? सर्कुलर मोशन में जाएगा, चार्ज इन अ सर्कुलर मोशन। तो ये स्ट्रेट लाइन में मोशन जा रहा है और इस वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो मोशन कैसे होगा? अब ये हमारा अगर मैग्नेटिक फील्ड है, अगर
इस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ये बी। तो और यहां हमने चार्ज रखा है और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है v। तो अब वेलोसिटी की वजह से क्या होगा, ये वेलोसिटी हमारी इस ऐसे है ऊपर, तो वेलोसिटी हमारी इस डायरेक्शन में है। अब ये वेलोसिटी स्प्लिट अप हो जाएगी दो कंपोनेंट में, एक होगा, एक कंपोनेंट हमारा क्या होगा, एक कंपोनेंट होगा हमारा ये v परपेंडिकुलर और दूसरा होगा v पैरेलल, सेम डायरेक्शन b के सेम डायरेक्शन में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा ये मैग्नेटिक फील्ड, इसके सेम डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होगा हमारा दैट इज v पैरेलल, और ये होगा ये हमारा v और ये v परपेंडिकुलर। अब ये चार्ज क्या करेगा फिर, इस वेलोसिटी की वजह से, परपेंडिकुलर वेलोसिटी की वजह से ये क्या करेगा, सर्कल में घूमेगा और v पैरेलल उसको आगे आगे लेके जाएगा। तो कैसे होगा, ये सर्कल में भी घूम रहा है और आगे आगे भी जा रहा है, सर्कल में भी घूम रहा है और आगे आगे भी जा रहा है, सर्कल में घूम रहा है और आगे आगे भी जा रहा है। दो वेलोसिटी उसे क्या कहते हैं, एक वेलोसिटी उसको सर्कल में घुमाती है, दूसरा उसको आगे लेके जाती है। तो ये कौन सा मोशन होगा, ये होगा हेलिकल मोशन। तो पार्टिकल कैसे परफॉर्म करेगा, हेलिकल मोशन परफॉर्म करेगा। ये समझ में आ गया, पार्टिकल परफॉर्म करेगा हेलिकल मोशन। चलो, तो हेलिकल मोशन समझ में आ गया। यहाँ दो वेलोसिटी के कंपोनेंट है, एक उसको आगे आगे लेके जाती है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और दूसरा क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का, वो उसको सर्कल में घुमाता है। तो वो सर्कल में घूमते घूमते आगे जाएगी, इसी मोशन को हम कहते हैं हेलिकल मोशन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं हमारा मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर कैरिंग करंट। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर carrying a current। कैरिंग अ करंट। ठीक है, अब मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर कैरिंग करंट, अगर एक वायर से करंट फ्लो कर रहा है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना अप्लाई होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, और वो मैग्नेटिक फोर्स कितना डेवलप होगा ये हमें फाइंड आउट करना है जब उसको हमने एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है, एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये हम तीन केस के लिए स्टडी करेंगे, एक तो स्ट्रेट वायर के लिए स्टडी करेंगे, देन आर्बिट्ररी वायर के लिए स्टडी करेंगे, एंड देन लूप के लिए स्टडी करेंगे। तो इसमें हमें तीन पॉइंट्स सीखना है। ठीक है, तो पहले पॉइंट पे आते हैं हम स्ट्रेट वायर, पहले पॉइंट पे आते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट, कौन सा वायर हम कंसिडर करने वाले हैं, स्ट्रेट वायर। पहले हम स्ट्रेट वायर के लिए सीखने वाले हैं। सो कंसिडर अ स्ट्रेट वायर ऑफ अ लेंथ L। अब हम क्या करेंगे, कंसिडर अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ L। अब हमने वायर चूज किया है जिसका लेंथ कितना है, L है, एंड B इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, B is a external magnetic field applied perpendicular applied perpendicular to the wire। तो मैग्नेटिक फील्ड वायर को कैसे है, परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड वायर को परपेंडिकुलर है, और ये कैसा है, ये पेपर के बाहर आ रहा है, कमिंग आउट ऑफ, कमिंग
आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, पेपर के प्लेन से ये बाहर आ रहा है, तो हम साइन कैसा इंडिकेट करते हैं, सर्कल और उसमें डॉट, तो ये बाहर आ रहा है, अपनी तरफ आ रहा है। और ऐसा अगर क्रॉस लिखते हैं तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, पेपर के अंदर जा रहा है, ये आपको पता है दोनों साइन, ठीक है, प्लेन ऑफ पेपर। तो अब लेट आई करंट फ्लोइंग थ्रू वायर, वायर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, फ्लोइंग थ्रू वायर, आई इतना करंट फ्लो कर रहा है, आई मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में, ओके, आई करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। सो इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वीडी इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वीडी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चल अब पहले हम डायग्राम ड्रा कर लेते हैं, ये समझ में आ गया कंसेप्ट। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक वायर, हमारे पास एक वायर है, जिसको हमें, जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इसको हमने कहाँ रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ये वायर है, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकल रहा है, आउटवर्ड निकल रहा है। तो अब इस वायर का हम जो पार्ट चूज करेंगे, जितना हमें पार्ट चाहिए, वायर का लेंथ कितना चूज करेंगे हम, एल इतना चूज करेंगे, कितना चूज करेंगे, एल इतना पार्ट चूज करेंगे। तो पूरा वायर हम चूज नहीं करते, सिर्फ एल इतना उसका लेंथ चूज करते हैं। वायर का लेंथ कितना लिया है हमने, एल। चलो वायर का लेंथ कितना है अपना, है वायर का लेंथ है एल। वायर का लेंथ एल, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है। अब हमने कहा कि ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारी तरफ आ रहा है। देन वायर से क्या फ्लो कर रहा है, वायर से फ्लो कर रहा है करंट, वायर से फ्लो कर रहा है करंट, करंट फ्लोइंग थ्रू वायर। तो करंट का डायरेक्शन ये है हमारा, करंट का डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन से करंट फ्लो कर रहा है आई, करंट फ्लो कर रहा है आई। तो अब इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन होगा, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है।
अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसके पास जो वेलोसिटी है उसे हम क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन के पास जो वेलोसिटी है वो कौन सी वेलोसिटी है, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रहा है या करंट इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अपने डायरेक्शन में है, तो अगर हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा फोर्स। फोर्स का डायरेक्शन होगा अपवर्ड, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड। इस तरह से फोर्स इसको परपेंडिकुलर अप्लाई होगा, ये होगा हमारा एफ एम, ये होगा हमारा एफ एम फोर्स, जो कि मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है वायर के ऊपर। मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है वायर के ऊपर, इसी फोर्स को हमें फाइंड आउट करना है, इसी फोर्स को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखो, अब हम करंट का डेफिनेशन से इसको स्टार्ट करेंगे। करंट क्या कहता है, करंट कहता है, करंट का डेफिनेशन आपको पता होगा, करंट इज नथिंग बट आई इज इक्वल टू करंट चार्ज पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितने चार्ज फ्लो करते हैं, यूनिट टाइम में कितने चार्ज फ्लो करते हैं उसे कहा जाता है करंट। तो यहां अगर मैंने एक प्लेन ले लिया पी पी डैश, यहां मैंने प्लेन दे दिया पी पी डैश, अब इसमें से यूनिट टी इतने टाइम में क्यू इतने चार्ज पास करते हैं, कितने टाइम टी में कितने चार्ज पास करते हैं, क्यू इतने टाइम टी में क्यू इतने चार्ज पास करते हैं। तो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, तो हम इसे लिख लेते हैं। अब डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं हम। The charge q flowing across plane, the charge q flowing across plane, flowing across plane pp dash, pp dash in time t, in time t will be, चलो तो चार्ज कितने होंगे, q इज इक्वल टू आई टी, q इज इक्वल टू आई टी, ये हमारा इक्वेशन होगा फर्स्ट। देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है हमारा l, कितने टाइम में कवर कर रहा है, t इतने टाइम में, यहां से इतने टाइम में। तो ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन। एंड देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू, देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू l अपॉन vd, इक्वेशन नंबर 2। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, क्या कर रहे हैं अब हम, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो अब हमारा फॉर्मूला होगा Q इज इक्वल टू आई, T का वैल्यू देखो, T का वैल्यू L डिवाइडेड बाय VD, L डिवाइडेड बाय VD, इक्वेशन 3, इक्वेशन 3। ठीक है, यहां तक आ गए। अब देखो, अब इस चार्ज मूव कर रहा है तो चार्ज का वैल्यू आ गया। अब ये चार्ज जब मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स Fm। तो अब हम मैग्नेटिक फोर्स की ओर आते हैं। मैग्नेटिक फोर्स Fm ऑन द चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स Fm ऑन दिस चार्ज, on this charge Fm is equal to, हमारा फॉर्मूला Fm is equal to, चार्ज कितना है Q, कौन सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू B, Vd क्रॉस B। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अगर हम इसमें से क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कर ले तो फॉर्मूला आएगा Q Vd B sin theta into n cap, where n cap is unit vector in the direction of Fm। okay,
एन इज अ यूनिट वेक्टर, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वी एंड बी, इन दोनों को परपेंडिकुलर है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है ना, वी और बी को परपेंडिकुलर है। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 देखो पीछे हमने सॉल्व किया इक्वेशन 3, क्यू का वैल्यू हमें दिया गया है, क्यू का वैल्यू हमें दिया गया है, तो उस क्यू के वैल्यू पे ही हम अब अप्लाई करते हैं, क्यू का वैल्यू इसमें पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 एफ एम इज इक्वल टू आर एल बाय वी डी इंटू वी डी इंटू वी डी बी साइन थीटा। ठीक है, वी डी कट हो गया, सो एफ एम इज इक्वल टू आर एल बी साइन थीटा। तो ये मेन इक्वेशन है हमारा आर एल बी साइन थीटा। अब हमें पता है कि एंगल थीटा एंगल किसके बीच में होता है, वेलोसिटी और बी के बीच में। वो एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर आप फिगर देखोगे तो दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री। बट इस केस के लिए, सिर्फ इस केस के लिए अगर हमें 90 डिग्री दिया है तो नाउ वी कैन राइट एंगल, बट थीटा इज इक्वल टू, डायग्राम में अगर हम देखेंगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमारा फॉर्मूला होगा एफ एम इज इक्वल टू आर एल बी साइन 90 डिग्री एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो एफ एम इज इक्वल टू आर एल बी। ठीक है, आर एल बी। अगर 90 डिग्री नहीं होगा, अगर 90 डिग्री नहीं होगा, इफ बी नॉट परपेंडिकुलर टू लेंथ एल, और वायर को परपेंडिकुलर नहीं है, उस केस में फॉर्मूला होगा एफ एम इज इक्वल टू आर एल बी साइन थीटा, और इसी को हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू एल क्रॉस बी। एल क्रॉस बी, ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ये क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, एल क्रॉस बी। ये समझ में आ गया। अगर दूसरा थीटा 90 डिग्री नहीं होगा, दूसरा कोई एंगल होगा, तो हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। ये समझ में आ गया। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ये आई एल बी फॉर्मूला जब दोनों परपेंडिकुलर रहते हैं तब, और परपेंडिकुलर नहीं रहेंगे तब आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा एक केस। अब आते हैं हमारे दूसरे केस में। अब नेक्स्ट फॉर आर्बिट्ररी वायर, सेकेंड केस ये हो गया स्ट्रेट वायर के लिए, आई एल बी फॉर्मूला आ गया। अब हमारा आर्बिट्ररी वायर, सेकेंड केस आर्बिट्ररी शेप वायर। तो वायर का शेप अब कोई कैसा भी हो सकता है, वायर का शेप अब कैसा भी हो सकता है। तो अब यहाँ वायर का शेप ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसा हमारा एक आर्बिट्ररी शेप वायर है, ये हमारा आर्बिट्ररी शेप वायर है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर निकल रहा है, प्लेन ऑफ पेपर से हम बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब इस शेप के लिए फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमने स्ट्रेट वायर के लिए तो फाइंड आउट कर लिया, अब कोई भी शेप हो आर्बिट्ररी शेप, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, कंसिडर अ स्मॉल सेगमेंट और कंसिडर अ सेगमेंट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ डीएल, कंसिडर segment of
segment of infinitesimal length dl। अब इस वायर में एक छोटा सा एक लेंथ कंसिडर करेंगे, इनफाइनाइटेसिमल वैल्यू dl। ठीक है, एक सेगमेंट कंसिडर किया, इनफाइनाइटेसिमल लेंथ dl। सो I, अब वायर में करंट फ्लो कर रहा है I current flowing through wire I is a current flowing through wire, and B, magnetic field perpendicular to wire, perpendicular to wire, wire को कैसे perpendicular है, coming out of the plate। और मैग्नेटिक फील्ड हमने कमिंग आउट रखेंगे, कैसे रखेंगे, कमिंग आउट, परपेंडिकुलर नहीं, फोर्स परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ प्लेन, प्लेन से बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ द, देन मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स, अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे कमिंग आउट ऑफ द, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय, किस पे हम फाइंड कर रहे हैं, स्मॉल सेगमेंट पे, किस पे फाइंड कर रहे हैं, स्मॉल सेगमेंट पे, कितना होगा, DFM इज इक्वल टू I DL क्रॉस B। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला स्टडी किया था ILB, वही फॉर्मूला क्रॉस प्रोडक्ट में। अब देखो, अगर टोटल फोर्स, ये तो DL इतने लेंथ की वजह से हो गए, अब टोटल लेंथ की वजह से, तो यहाँ एक DL है उसको ऐड करना पड़ेगा, यहाँ DL लेके ऐड करना पड़ेगा, यहाँ DL, ऐसे छोटे छोटे DL को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल वायर। तो छोटे छोटे DL को ऐड करना मीन्स क्या करना, इंटीग्रेशन, क्या करना, इंटीग्रेशन। सो टोटल फोर्स ऑन वायर, टोटल फोर्स ऑन वायर क्या होगा, FM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DFM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब किसका इंटीग्रेशन लेंगे, बढ़ क्या रहा है, लेंथ, करंट तो फिक्स है, लेंथ बढ़ रहा है, DL क्रॉस B, ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो इफ B इज ए यूनिफॉर्म, अब B का वैल्यू अगर यूनिफॉर्म होगा, B यूनिफॉर्म, B भी चेंज नहीं हो रहा है, B भी यूनिफॉर्म है, तो फॉर्मूला कैसे होगा, FM इज इक्वल टू I, सिर्फ इंटीग्रेशन किसका लेना, इंटीग्रेशन ऑफ DL क्रॉस B। तो B भी चेंज नहीं होगा, I भी चेंज नहीं होगा, तो जितना लेंथ होगा उसको एडअप करते जाना है, उतना क्या होगा, फोर्स यहाँ इंडिकेट होगा, यह फोर्स हमें मिलेगा यहाँ। ये हो गया हमारा दूसरा केस फॉर आर्बिट्ररी शेप वायर। अब आते हैं हम तीसरे केस पे। अब हमारा तीसरा केस, थर्ड केस, force on the closed circuit, force on a closed circuit in a magnetic field, in a magnetic field B। अब हमारे पास क्लोज सर्किट है, हमारे पास क्या है, क्लोज सर्किट, मे भी सर्कल हो सकता है और मे भी ये स्क्वायर हो सकता है, लेकिन क्लोज सर्किट है, कैसा है, क्लोज सर्किट है, मे भी ये सर्कल हो सकता है या फिर स्क्वायर हो सकता है, कोई भी क्लोज सर्किट है, कोई भी क्लोज सर्किट है। उस केस में अब हम क्या करेंगे, इसमें भी छोटा सा पोर्शन ले लेंगे DL, छोटा सा पोर्शन ले लेंगे DL, और इसके लिए फोर्स हम फाइंड आउट करेंगे, एंड देन उसका क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन, देन उसका क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन। तो अब हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला लिखते जो हमने पिछली बार फाइंड किया था, क्या था,
एफ एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लेकिन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ सी आईडीएल, आईडीएल क्रॉस बी, आईडीएल क्रॉस बी। ठीक है, ये समझ में आ गया, आईडीएल क्रॉस बी। तो यहां से आई तो कांस्टेंट है, अगर करंट कांस्टेंट है और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर बी यूनिफॉर्म है, इफ आई कांस्टेंट रहेगा करंट एंड बी यूनिफॉर्म रहेगा, तो इसी फॉर्मूला को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ एम इज इक्वल टू आई इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन फॉर द क्लोज लूप डीएल इन क्रॉस बी। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, तो फोर्स कैसे रहेगा, परपेंडिकुलर दोनों को, डीएल और इसको परपेंडिकुलर रहेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन कहाँ रहेगा, इनसाइड, एफ एम, फोर्स का डायरेक्शन कहाँ रहेगा, इनसाइड। अगर नीचे और एक डीएल ले लिया, नीचे और एक डीएल ले लिया, तो इसका फोर्स कहाँ रहेगा, एफ एम, अंदर। यहां एक और डीएल ले लिया तो इसका फोर्स भी अंदर, उसके अपोजिट में और एक डीएल ले लिया, उसका फोर्स अप। तो हर एक फोर्स के लिए क्लोज लूप में अपोज करने वाला फोर्स है। तो यहाँ अगर स्क्वायर में देखते हैं तो यहाँ फोर्स इस डायरेक्शन में होगा एफ एम, यहाँ इस डायरेक्शन में होगा एफ एम, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। ऊपर वाला फोर्स डाउनवर्ड रहेगा एफ एम, डाउनवर्ड वायर के लिए ऊपर रहेगा एफ एम, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। सो टोटल फोर्स अगर हम निकालेंगे, टोटल फोर्स निकालेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 0। तो क्लोज सर्किट में फोर्स कितना होता है, 0। समझ में आ गया। तो सम ऑफ वेक्टर अलोंग द क्लोज सर्किट, सम ऑफ वेक्टर, अगर हम डीएल को ऐड करेंगे, डीएल वेक्टर है ना, डीएल हमारा क्या है, वेक्टर है, तो अगर हम ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, ये निगेटिव डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो टोटल फोर्स क्या आएगा, 0। टोटल फोर्स क्या आएगा, 0। ये समझ में आ गया। तो हमने 3 फॉर्मूले स्टडी किए। अगर हम स्ट्रेट वायर को रखते हैं तो फॉर्मूला आता है आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। अगर आर्बिट्ररी वायर को देखते हैं तो इंटीग्रेशन करना होगा, और क्लोज लूप में फोर्स कितना अप्लाई होता है, 0 अप्लाई होता है। ये समझ में आ गया, क्लोज लूप में फोर्स कितना अप्लाई होता है, 0 अप्लाई होता है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। इसमें से कुछ कंसेप्ट, अब जो आगे वाला कंसेप्ट है वो आपने आपके 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया होगा, 10th स्टैंडर्ड में इसको आपने स्टडी किया, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क ऑन अ करंट लूप। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, टॉर्क ऑन अ करंट लूप। हमारा टॉर्क वाला कंसेप्ट नहीं था, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में आपने कुछ सेक्शन स्टडी किया था, लाइक इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करता है वो आपने स्टडी किया होगा। 10th स्टैंडर्ड में क्या स्टडी किया होगा, इलेक्ट्रिक मोटर या फिर जनरेटर का स्टडी किया। तो इलेक्ट्रिक मोटर अगर आप देखते हैं तो क्या होता है, मैग्नेट, मैग्नेट होता है, उसके अंदर कॉइल घूमता रहता है, ये आपने स्टडी किया है। तो अब जब हमें फोर्स फाइंड आउट करना है लूप के लिए, तो लूप बनता है वायर से। तो हम जो पहले वाला कंसेप्ट है, स्ट्रेट वायर वाला कंसेप्ट जो हमने स्टडी किया था, फोर्स ऑन अ स्ट्रेट वायर, वो कंसेप्ट यहां अप्लाई होगा, वो प्रिंसिपल यहां अप्लाई होगा। तो जब भी हम किसी भी करंट लूप को कंसिडर करते हैं तो उसके लिए स्ट्रेट वायर वाला कंसेप्ट हमारा हम यहां अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अब हमें टॉर्क फाइंड आउट करना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कंसिडर अ current carrying current carrying loop, current carrying
लूप, कौन सा लूप लेंगे हम? ए बी सी डी, ए बी सी डी, कंसिडर a current carrying loop ABCD in a uniform magnetic field, in a uniform magnetic field. ओके, अब हमने एक लूप ले लिया ABCD, उसको हमने कहाँ रखा है? मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं मैं। साइक्लिक डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। ये मैग्नेट है, एक मैग्नेट नॉर्थ पोल, ठीक है। यहाँ हम सेकेंड मैग्नेट ड्रॉ करते हैं। ये है साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब इसके अंदर क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रहा है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ टू साउथ। तो इस डायरेक्शन में हमारा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या रखा है? इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने लूप को रखा है। किसको रखा है? लूप, लूप ABCD हमारा लूप जो है उसको हमने रखा है। तो आपने मोटर में स्टडी किया होगा, सेम टाइप का लूप यहाँ है। ये हमने लूप को रखा है। एक तरफ से करंट एंटर हो रहा है और एक तरफ से करंट बाहर निकल रहा है। करंट एंटर हो रहा है बाहर, तो इसको हम नाम देंगे ABCD, ABCD। तो अब देखो, ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। इसमें अब क्या दिख रहा है आपको? द करंट कैरिंग वायर लूप ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, अ करंट कैरिंग वायर लूप ऑफ रेक्टेंगुलर शेप ABCD, is placed in a uniform magnetic field. Magnetic field such that, अब इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। किस तरह से रखा है? सच दैट द सेगमेंट AB एंड CD, सेगमेंट AB और AB एंड CD परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप फ्लेमिंग रूल का अप्लाई करोगे, अगर आप
फ्लेमिंग रूल का अप्लाई करोगे तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। इसके ऊपर क्या अप्लाई होगा? फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। जब हम स्ट्रेट वायर को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, वायर को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसमें फोर्स अप्लाई होगा। वो होगा, एक फोर्स अपवर्ड होगा और एक फोर्स डाउनवर्ड होगा। एक फोर्स क्या होगा? अपवर्ड, एक फोर्स डाउनवर्ड होगा, और उसकी वजह से कॉइल क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो ये होगा हमारा मैग्नेटिक फोर्स एफ एम, ये होगा हमारा मैग्नेटिक फोर्स एफ एम। उसकी वजह से क्या होगा? कॉइल रोटेट होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ मैग्नेटिक, और हमें फाइंड आउट क्या करना है? टॉर्क फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नेटिक फोर्स। तो एफ एम क्या है हमारा? एफ एम मैग्नेटिक फोर्स ऑन सेगमेंट, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ सेगमेंट। ओके, अब इसकी वजह से कॉइल रोटेट होगा। अब ये रोटेशन वाला हम कंसेप्ट स्टडी करते हैं। अब हम रोटेशन वाला कंसेप्ट स्टडी करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा डायग्राम में डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन याद रखो। ठीक है, अब और एक डायग्राम पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी। इसके अंदर हमने लूप को रखा है। इसके अंदर हमने किसको रखा है? लूप को रखा है। अब लूप को ड्रॉ कर लेते हैं हम। इस तरह से हमने इसको लूप को रखा है इसके अंदर। ये सेंट्रल पार्ट। ठीक है, अब लूप को रखा है मैग्नेटिक फील्ड में। तो देखो, एक तरफ का लेंथ हमारा जो होगा, एक तरफ का लेंथ, ये लेंथ है हमारा वायर का L2। ये लेंथ है हमारा L2, और ये अपवर्ड जो लेंथ है हमारा वो है L1, वो है L1। ये याद रखो, ये दो लेंथ दिए, एक L2 और एक L1। अब इसको नाम देते हैं लूप को ABCD। अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया हमने, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो वायर देखो, ये वायर स्ट्रेट है, ये वायर स्ट्रेट है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, मींस AB एंड CD। ये वायर मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है, तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। एक होगा FM, F1 कहेंगे, एक को कहेंगे F3, इसको क्या कहेंगे? F3। और ये जो फोर्स है AD एंड CB, ये दोनों क्या है? इन द डायरेक्शन, ये भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो इसके ऊपर जो फोर्स होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो होगा ऐसे, ये होगा दो डायरेक्शन में फोर्स, ये होगा F2 और ये होगा F4। तो यहाँ चार फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। देखो, वायर जब भी हम लूप को देखते, F1 F3, F1 F2 F3 एंड F4, इस तरह से ये लूप पे फोर्स अप्लाई होंगे। ठीक है, तो अब हम इसको लिख लेते हैं। फिगर शोज दैट, ये फिगर हमें क्या दिख रहा है? फिगर शोज दैट
द रेक्टेंगुलर लूप ABCD placed in a uniform magnetic field. The rectangular loop ABCD, the rectangular loop ABCD placed in uniform magnetic field, uniform magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमने लिखा है B, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B. तो इस केस में AB एंड CD परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड B. AB and CD perpendicular to the magnetic field B, but BC and AD are not. तो दो साइड्स जो है AB एंड CD परपेंडिकुलर है और AD और BC ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है. सो अब हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? नाउ कैलकुलेट फोर्स. तो हम लिख लेते हैं AB के फोर्स ऑन AB is F1, force on AD is equal to F2, force on AB is equal to F3 है, ठीक है. फोर्स ऑन CD is equal to F1 and force on BC is equal to F4. अब ये चारों फोर्स हमें फाइंड आउट करने, फाइंड आउट करने. तो BC के सामने से हम इस तरह से अब डायग्राम को देखते हैं. BC हमारे सामने है, BC ये जो सेगमेंट है BC हमारे सामने है और ये मैग्नेटिक फील्ड में. इस डायग्राम को अब हम 2D में देखते हैं, 3D में नहीं देखेंगे, दो डायरेक्शन में देखेंगे, ठीक है. BC अब वायर हमारे सामने इस तरह से देखेंगे. तो अब हम ड्रॉ कर लेते हैं, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं 2 डायमेंशन में. इसी डायग्राम को हम देखते हैं, ठीक है. तो हमें कैसे दिखाई देगा? तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड में पहले ड्रॉ कर लेता हूं. अब इसके अंदर हमने क्या रखा है? इसके अंदर हमने लूप को रखा है. तो लूप का एक ही साइड हमें दिख रहा है, बाकी पूरा लूप का सिर्फ यहां से हम देख रहे हैं इस तरह से. लूप को हम इस तरह से देख रहे हैं. तो हमें एक ही साइड दिख रहा है. कौन सा साइड दिख रहा है? BC साइड. कौन सा साइड दिख रहा है? BC साइड दिख रहा है हमें. ओके. अब अगर हम परपेंडिकुलर वेक्टर इसको ड्रॉ करेंगे तो इसका डायरेक्शन होगा, अब ये एक परपेंडिकुलर वेक्टर हम ड्रॉ कर लेते हैं, फोर्स भी ड्रॉ कर लेते हैं और वेक्टर भी ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये होगा हमारा पहले तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा, ये होगा हमारा N वेक्टर. देन दो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, ठीक है. ये फोर्स कौन से है हमारे? F3, या फिर हम इसको दोनों को FM ही लिख लेते हैं. दोनों को क्या लिख देते हैं? FM. तो यहां है हमारा फोर्स FM और यहां भी FM है. दोनों भी अपवर्ड फोर्स FM है. तो एक है हमारा F3 और एक है हमारा F1. ये फोर्स है हमारा F1, ये है हमारा F3, ठीक है. देन हमारा जो लेंथ है, वायर का लेंथ कितना है? लेंथ ऑफ वायर है हमारा L2. ये लेंथ कितना है हमारा?
L2। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा है, ये देखो यहां ड्रॉ किया, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, बी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर, हमारा जो वेक्टर है एन, ये किसका वेक्टर है, ये लेंथ वेक्टर है वायर का, तो इसका डायरेक्शन एन कैप है। इन दोनों में एंगल कितना है, ये एंगल है हमारा थीटा, यहाँ एंगल कितना है, ये थीटा। और वायर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, वायर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल देखो 90 है, 90 में से थीटा चला गया तो ये होगा 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा 90 माइनस। ठीक है, अब थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहाँ देखो ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ का एंगल भी क्या रहेगा, थीटा रहेगा, यहाँ का एंगल भी थीटा रहेगा। डायग्राम में अगर आप देखते हो इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे इसको यहाँ, तो यहाँ जो ये एंगल रहेगा हमारा, ये एंगल भी क्या रहेगा, ये वाला एंगल भी थीटा रहेगा, ये वाला एंगल रहेगा थीटा। ठीक है, तो ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। देन नेक्स्ट अगर हम इस लाइन को भी बढ़ाएंगे यहाँ, तो ये हमारा जो एंगल है, ये एंगल भी हमारा क्या रहेगा, थीटा रहेगा। देन यहां से अगर और एक कंस्ट्रक्शन हम करते हैं इस तरह से, ठीक है, तो इस केस में ये एंगल भी हमारा क्या रहेगा, थीटा रहेगा, ये एंगल भी क्या रहेगा, थीटा रहेगा। ठीक है, बुक में ये ड्रॉ नहीं किया, ये रहेगा थीटा। अब इसका लेंथ L2 है, तो L2 वाला ये सामने वाला साइड जो रहेगा ये होगा L2 साइन थीटा, ये भी होगा L2, हाफ L2 साइन थीटा, हाफ L2 साइन थीटा। ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले हम फोर्स लिख लेते हैं। देखो अब हमारे पास F1 और F3 फोर्स है, पीछे देख लेंगे F1 एंड F3 फोर्स है। ये देखो F1 और F3 फोर्स हमें दिए गए हैं। ये देखो F1 और F3 है, हमने ड्रॉ कर लिए, और BC साइड पे F4 फोर्स है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में F2 फोर्स है, ये F2 और ये F4 फोर्स है। तो ये F2 और F4 फोर्स कितने होंगे, F2 और F4 फोर्स, चलो नाउ फोर्स F, नाउ फोर्स F4 ऑन BC, BC साइड पे कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहा है, F4, F4 अपने साइड होगा, F4 कहाँ होगा, अपने साइड। तो ये फोर्स कैसे लिखेंगे हम, देखो इसका फॉर्मूला है F4 इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स है ILB। अब लेंथ BC का लेंथ कितना L2, सो लेंथ L2 ILB साइन, साइन थीटा, साइन का वैल्यू साइन, अब थीटा देखो साइन, एंगल बिटवीन B एंड L, एंगल ये हमारा B का डायरेक्शन और ये L का डायरेक्शन, दोनों में एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो ये होगा 90 माइनस थीटा। सिमिलरली अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा, सिमिलरली अपोजिट डायरेक्शन में होगा फोर्स। ठीक है, तो नाउ F2 ऑन साइड DA फोर्स, F2 ऑन साइड AD, ऑन साइड AD, ये BC साइड है और AD साइड भी फोर्स रहेगा। F2 इज इक्वल टू IL2B साइन 90 माइनस थीटा, सेम साइन 90 माइनस थीटा। अब ये दोनों फोर्स सेम है एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, F4 एंड F2 आर
इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट, देयरफॉर F2 एंड F4 कैंसल आउट, ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये समझ में आ गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F1 हमें फाइंड आउट करना है। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F1, सो F1 का वैल्यू होगा, देखो F1 इज इक्वल टू, अब F1 फोर्स हमें फाइंड आउट करना है, तो F1 फोर्स अगर हमें फाइंड आउट करना है तो F1 का वैल्यू होगा I L1, लेंथ कितना है L1, I L1 B साइन थीटा कितना है 90 डिग्री, साइन थीटा कितना है 90 डिग्री है। ये हमारा F1 पे फॉर्मूला होगा क्योंकि I करंट, लेंथ AB का लेंथ कितना है L1, B मैग्नेटिक फोर्स और एंगल 90 डिग्री, ठीक है, ये होगा F1। एंड F3 का वैल्यू भी क्या होगा, F3 इज इक्वल टू सेम, F3 इज इक्वल टू I L1 B साइन 90 डिग्री, साइन क्या होगा ये 90 डिग्री, दोनों भी 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर अप्लाई कर रहे हैं तो ये दोनों भी फोर्स होंगे, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F1 एंड F3 ऑन साइड 3 एंड 1 इस कितना होगा I L1 B साइन 90। लेकिन ये दोनों फोर्स देखो अपोजिट तो है लेकिन सेम लाइन पे नहीं है, एक फोर्स यहाँ है और एक फोर्स दूसरी तरफ है, ये दोनों सेम लाइन पे नहीं है, एक फोर्स यहाँ अपवर्ड जा रहा है एक दूसरे, तो इसकी वजह से क्या क्रिएट होगा, टॉर्क क्रिएट होगा, इसकी वजह से क्या क्रिएट होगा, टॉर्क क्रिएट होगा। सो और यहाँ मूवमेंट आर्म हमें फाइंड आउट करना है, आपने ये 11th में स्टडी किया होगा मूवमेंट आर्म, तो यहाँ हमारा मूवमेंट आर्म ये दे देखो, ये हमारा मूवमेंट आर्म है, ये और ये हमारा क्या है मूवमेंट आर्म है। तो अब मूवमेंट आर्म का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा, कैसे होगा, देखो ये है L2 बाय हाफ साइड, ये भी है L2 बाय हाफ साइड, पूरा लेंथ L2 है तो हाफ ऑफ लेंथ कितना होगा L2 बाई 2। अब थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है साइन थीटा, तो ये साइड होगा L2 बाई 2 साइन थीटा और ये होगा L2 बाई 2 साइन थीटा, दोनों भी क्या होंगे L2 बाई 2 साइन थीटा। तो हमारा मूवमेंट आर्म क्या होगा, मूवमेंट आर्म इज, अवर मूवमेंट आर्म क्या होगा, तो मूवमेंट आर्म, मूवमेंट आर्म बिटवीन मूवमेंट आर्म कितना फाइंड किया हमने, हाफ L2 साइन थीटा फ्रॉम एक्सिस, फ्रॉम एक्सिस। सो टॉर्क, टॉर्क ड्यू टू फोर्स F1 and F3 is given by, टॉर्क इज इक्वल टू, देखो पहला फोर्स क्या था हमारा, पहले मैं फोर्स लिख लेता हूं, फोर्स क्या है हमारा F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू क्या है I L1 B साइन 90, साइन 90 मीन्स I LB साइन 90, साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो ये होगा I L1 B। एंड मूवमेंट आर्म, मूवमेंट आर्म क्या है हाफ L2 साइन थीटा। सो टॉर्क इज नथिंग बट अ फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म, मूवमेंट आर्म, तो यहाँ दो फोर्स है तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स क्या होगा I L1 B इंटू मूवमेंट आर्म है हमारा हाफ L2 साइन थीटा, ओके, ये हमारा एक मूवमेंट आर्म, प्लस दूसरा I L1 B हाफ L2 साइन थीटा, ये हमारा दोनों मूवमेंट आर्म आ गए, दोनों को ऐड करेंगे हाफ ऑफ 1 हो जाएगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा I L1 L2 B साइन थीटा, L1 L2 B साइन थीटा। तो ये हो गया एक
एक टर्न के लिए, अगर n इज अ नंबर ऑफ टर्न्स, इफ देर इज n नंबर ऑफ टर्न, if there is n number of turn, if if there is n turns, तो कॉइल में कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स, तो हमारा टॉर्क क्या होगा, देयरफॉर टॉर्क t डैश इज इक्वल टू n टाइम t, तो ये होगा n i L1 L2 b साइन थीटा। नाउ L1 इंटू L2, लेंथ इंटू ब्रेथ, L1 इंटू L2, ये क्या होगा, एरिया ए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर कॉइल है ना, तो ये होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि कॉइल हमारा रेक्टेंगल है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो टी डैश हमारा क्या होगा, एन आई ए बी साइन थीटा, एन आई ए बी साइन थीटा। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, एन आई ए बी साइन थीटा, क्या आ गया फॉर्मूला, टोटल टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। ये समझ में आ गया। अब थीटा के वैल्यू पे ये डिपेंड करता है, टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, थीटा के वैल्यू पे। साइन थीटा अगर 90 होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो आंसर क्या आएगा, साइन 90 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर एन आई ए बी। और अगर साइन का वैल्यू 0 होगा, साइन का वैल्यू 0 होगा, तो ये टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे। इसी कंसेप्ट पे डिपेंड क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ऑलरेडी हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का स्टडी कर लिया है, सिर्फ इस पे जो टॉर्क अप्लाई होता है उसका हमें स्टडी करना है। तो अब आते हैं हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो कंस्ट्रक्शन हमने लास्ट वाले में चैप्टर में हमने देख लिया था, कंस्ट्रक्शन कैसा होता है इसका, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन। तो मैं पहले याद दिलाने के लिए इसको ड्रॉ करता हूं थोड़ा सा, ठीक है, तो आपको याद आ जाएगा शायद। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देखो, इसमें दो मैग्नेट होते हैं, मीन्स दो पोल्स होते हैं मैग्नेट के। हॉर्शो मैग्नेट हमने स्टडी किया था, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ एंड साउथ ये मैग्नेट होते हैं। देन इसके सेंटर में क्या होता है, सेंट्रल कोर रहता है, इसके सेंटर में एक सेंट्रल कोर रहता है सर्कुलर, ये है सर्कुलर कोर। इसके ऊपर हमारा रहता है वाइंडिंग, इसके ऊपर क्या रहते हैं, वाइंडिंग कॉइल रहता है इसके ऊपर। इसके ऊपर रहता है कॉइल। सो पहले तो कॉइल के नीचे स्प्रिंग रहेगा, कॉइल के नीचे क्या रहेगा, स्प्रिंग, कॉइल के नीचे रहता है हमारा स्प्रिंग, इस तरह से ये कॉइल के नीचे स्प्रिंग रहेगा और उसके ऊपर कॉइल लगा रहता है। इस तरह से हमारा कॉइल होता है रेक्टेंगुलर शेप का। कॉइल कैसे होता है हमारा, रेक्टेंगुलर शेप का। ये घूमता रहता है, ये क्या कहता है, घूमता रहता है, ठीक है। देन इसको एक पॉइंटर लगा रहता है, इसको एक पॉइंटर लगा रहता है, ये कॉइल से यहां से पॉइंटर रहेगा, और ऊपर रहता है स्केल। ऊपर क्या रहेगा हमारा, स्केल रहेगा। अब इस स्केल के ऊपर हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा, इस स्केल के ऊपर क्या मिलता है हमें, डिफ्लेक्शन। चलो अब शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं, ओके। ये है हमारे मैग्नेट, ठीक है, हमारा मैग्नेट, ये
यहाँ हमने पाइवोट किया है कॉइल को, मीन्स कॉइल घूम सकता है। ये सिलेंडर के ऊपर ये कॉइल रहता है, मीन्स इस तरह से सिलेंडर है, उसके ऊपर ये कॉइल है, इसके ऊपर कॉइल है जिसको पाइवोट किया है, तो ये कॉइल घूम सकता है, ये कॉइल घूम सकता है। देन ये हमारे परमानेंट मैग्नेट है, ये दोनों क्या है, परमानेंट मैग्नेट, ये हमें पता है। देन ये स्केल है, ये हमारा पॉइंटर है, ये क्या है, पॉइंटर। देन ये कॉइल है हमारा, कॉइल, ये हमारा पॉइंटर जो हमें दिखाता है, स्केल पे रीडिंग दिखाता है। देन ये सॉफ्ट आयन कोर है, सेंटर वाला क्या है, सॉफ्ट आयन कोर। अब मैं इसको आपको शॉर्ट में बताता हूं। जैसे ही मीन्स नॉर्थ साउथ पोल में हमने आयन कोर रखा है, तो आयन कोर की वजह से क्या होगा, आयन कोर की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रेट नहीं जाएगा नॉर्थ टू साउथ, वो कहां से जाएगा, ये सिलेंडर के अंदर से। तो मैग्नेटिक फील्ड रेडियल होगा, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड रेडियल होगा अलोंग द रेडियस। तो ये होगा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द रेडियस। अब ये मैग्नेटिक फील्ड यहां कॉइल से जा रहा है, जैसे ही कॉइल में करंट फ्लो करेगा, जैसे ही कॉइल में करंट फ्लो करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड अपोज करेगा और कॉइल घूमेगा, कॉइल क्या होगा, रोटेट होगा। तो पहले कॉइल हमारा स्ट्रेट था, ये नॉर्थ साउथ, उसकी वजह से जैसे ही इसमें करंट फ्लो करा, कॉइल हमारा क्या हो गया, कॉइल हमारा टिल्ट हो गया, और उसकी वजह से हमें पॉइंटर से रीडिंग मिला, इसकी वजह से पॉइंटर से क्या मिला, रीडिंग मिला। और नीचे वाला जो स्प्रिंग है, नीचे वाला स्प्रिंग वो घूम गया, और जैसे हम करंट को ऑफ कर देंगे, नीचे वाला स्प्रिंग ट्विस्ट हुआ था, वो वापस अपनी जगह पे आने का कोशिश करेगा, तो कॉइल भी अपनी जगह पे आएगा और वापस पॉइंटर जीरो पे आ जाएगा। तो इस तरह से इसका वर्किंग होता है। तो क्या कर रहा है, जैसे हम करंट कॉइल में छोड़ते हैं, करंट कॉइल में छोड़ते हैं, कॉइल रोटेट होता है, मीन्स उसके ऊपर क्या अप्लाई होता है, टॉर्क अप्लाई होता है, इस पे कंसिस्ट होता है, मीन्स इस पे क्या अप्लाई होता है, टॉर्क अप्लाई होता है, उस टॉर्क की वजह से कॉइल रोटेट होता है। एंड देन कॉइल जैसे ही रोटेट होगा, उसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, स्केल पे रीडिंग। जैसे ही हम करंट को ऑफ करेंगे, जो स्प्रिंग ट्विस्ट हुआ है उसकी वजह से वो ट्विस्टिंग वापस रिलीज होगा और कॉइल अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया। तो अभी तो हमें कॉइल के लिए टॉर्क फाइंड आउट करना है, तो अब उसी पे हम फोकस करते हैं। बाकी तो हमने सीख लिया है गैल्वेनोमीटर, नेक्स्ट पिछले वाले लेक्चर में गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन हमने सीख लिया था। तो सेम गैल्वेनोमीटर है, सिर्फ अब हम इसके टर्म स्टडी करेंगे। सो नाउ galvanometer, it is consist of a coil, it is consist of coil of n number of turns, mounted in such a way, mounted in a such a way that it can be freely rotated, that it can be freely rotated। यह फ्रीली रोटेट हो सकता है, माउंट इज सच अ वे दैट इट इज फ्रीली रोटेट अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस। ओके, देयर इज अ सॉफ्ट आयन सिलेंडर, जो क्या करेगा, सॉफ्ट आयन सिलेंडर फील्ड रेडियल करता है, फील्ड क्या करता है, रेडियल करता है। सो इफ बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड, इफ बी इज मैग्नेटिक फील्ड, I current flowing through coil, through current flowing through coil, then A is the area of coil and N is number of turns, N is number of turns। अब फील्ड रेडियल है, मीन्स एंगल तो 90 डिग्री रहेगा, एंगल क्या रहेगा, एंगल, देयरफॉर टॉर्क इज गिवन बाय इज tau इज इक्वल टू एन आई ए बी, ये हमारा क्या रहेगा, टॉर्क रहेगा, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी। ठीक है, ये समझ में आ गया। नाउ ये टॉर्क क्या करेगा, कॉइल को रोटेट करेगा, ये टॉर्क क्या करेगा, कॉइल को रोटेट करेगा,
तो अब ये टॉर्क जैसे ही कॉइल को रोटेट करेगा एक काउंटर टॉर्क आ जाएगा स्प्रिंग में। ओके, काउंटर दिस टॉर्क इज काउंटर balanced by a torque due to a spring स्प्रिंग की वजह से इसमें काउंटर टॉर्क आ जाएगा। ठीक है, अब ये काउंटर टॉर्क किस पे डिपेंड करेगा? अब ये काउंटर टॉर्क जो होता है वो डिपेंड करता है कि कॉइल कितना रोटेट होगा। जितना कॉइल डिफ्लेक्ट होगा उतना स्प्रिंग ट्विस्ट होगा, उतना स्प्रिंग क्या होगा? ट्विस्ट होगा। और जितना स्प्रिंग ट्विस्ट होगा उतना काउंटर टॉर्क आएगा। उसमें क्या आएगा? काउंटर टॉर्क आएगा। तो अगर करंट लार्ज करंट, तो क्या हुआ? लार्ज डिफ्लेक्शन भी क्या होगा? लार्ज होगा। सो लार्ज टॉर्क इन स्प्रिंग में बहुत ज्यादा टॉर्क आ जाएगा। अब ये टॉर्क किस पे डिपेंड करता है कि स्प्रिंग कितना ट्विस्ट हुआ है, स्प्रिंग कितना ट्विस्ट हुआ है या कितना डिफ्लेक्ट हुआ है स्प्रिंग। सो इफ स्प्रिंग deflected by angle phi, कितने एंगल से? and k is a spring constant, then counter torque is k phi, counter torque is k phi। तो अब ये दोनों भी क्या होंगे? दोनों भी टॉर्क कांस्टेंट होंगे या इक्वल होंगे? k phi is equal to NIAB, therefore deflection phi is equal to NIB K into R। तो ये गैल्वेनोमीटर का फंक्शन है। N नंबर ऑफ टर्न से एरिया, B मैग्नेटिक फील्ड, एंड K कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। तो ये कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो जितना करंट होगा उतना डिफ्लेक्शन होगा और उतना रीडिंग हमें मिलेगा। तो ये समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर का कंसेप्ट, तो ये समझ में आ गया गैल्वेनोमीटर का कंसेप्ट। ठीक है, तो यहां हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। आज हमने बहुत टॉपिक कवर कर लिए, जिसमें हमने मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर, स्ट्रेट, आर्बिट्ररी शेप और कॉइल पे फाइंड आउट किया। देन हमने टॉर्क का फॉर्मूला फाइंड आउट किया, टॉर्क इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और देन गैल्वेनोमीटर का हमने स्टडी किया। ठीक है, तो यहाँ हम स्टॉप करते हैं। इसमें से वायर के लिए कंसेप्ट पूछा जाता है, स्ट्रेट वायर के लिए, और गैल्वेनोमीटर कभी कभी पूछा जाता है। एटलीस्ट डायग्राम तो आता है, तो डायग्राम की प्रैक्टिस करके रखो यहाँ। ठीक है, तो यहाँ हम हमारा लेक्चर स्टॉप करते हैं।